हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मौर्योत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण 70 प्लस प्रश्नोत्तर लेके आया हूँ, जिसमें दोस्तों हमने 185 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक की जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। और दोस्तों, यह उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल, एलटी लेक्चरर, यूपी एलटी, यूपी लेक्चरर, ईएमआरएस, डीएसएसबी, पुलिस, राज्य व केंद्रीय सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, इसमें बहुत सारे वही प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मौर्योत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण 70 प्लस प्रश्नोत्तरों में पहला प्रश्न है, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या किसने और कब की? तो यह की थी पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो इसने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जिसका उल्लेख अयोध्या लेख से मिलता है। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ कराने वाले पुरोहित कौन थे? तो वह थे पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की। अगला प्रश्न है कि शुंग शासक ने सांची स्तूप की वेदिका और तोरणों का निर्माण करवाया? तो वह था पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है, भरुत स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो यह हुआ था शुंग काल में। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह था देवभूति। अगला प्रश्न है, कर्ण वंश की स्थापना किसने की? तो यह की थी वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, वासुदेव ने किसकी हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की? तो इसने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है, कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था सुशर्मा। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था सिमुक। अगला प्रश्न है, सातवाहनों की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठन, या गोदावरी नदी के तट पर थी। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन शासक को एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है? तो यह कहा गया है गोमतीपुत्र सातकर्णी को। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन शासक के घोड़ों ने 3 समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का पानी पिया था? तो यह पिया था गोमतीपुत्र सातकर्णी के घोड़ों ने। अगला प्रश्न है, दक्षिणापथ के स्वामी की उपाधि किस राजवंश के शासकों को प्राप्त थी? तो यह थी सातवाहन शासकों को। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राष्ट्रीय यज्ञ करवाया था? तो यह करवाया था सातकर्णी प्रथम ने। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन रानी ने नानाघाट अभिलेख खुदवाया, जिसमें सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियां दर्ज हैं? तो वह रानी थी नागनिका, और यह सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। अगला प्रश्न है कि सातवाहन शासक ने शक शासक नहपान को हराया? तो यह हराया था गोमतीपुत्र सातकर्णी ने। अगला प्रश्न है, सातवाहन काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो यह थी प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न है, सातवाहन काल में अधिकांश सिक्के किस धातु के बने होते थे? तो यह बने होते थे शीशे के। अगला प्रश्न है, गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा के काव्य ग्रंथ की रचना किसने की? तो यह की थी सातवाहन शासक हाल ने। अगला प्रश्न है, सातवाहन काल में ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने शुरू की? तो यह शुरू की थी सातकर्णी प्रथम ने। यह प्राचीन भारत में भूमि अनुदान का पहला ज्ञात प्रमाण है। अगला प्रश्न है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले विदेशी शासक कौन थे? तो वह थे हिंद यूनानी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो यह किए थे हिंद यूनानी शासकों ने। अगला प्रश्न है, किस हिंद यूनानी शासक ने बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म पर दार्शनिक प्रश्न पूछे थे? तो यह पूछे थे मिनांडर या मिलिंद ने। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो ग्रंथ किस पर आधारित है? तो यह मिनांडर या मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुए संवाद पर आधारित है। अगला प्रश्न है, हिंद यूनानियों की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी साकल, जो कि आधुनिक सियालकोट है। अगला प्रश्न है, भारत में शक शासकों की कितनी शाखाएं थी? तो इनकी 5 शाखाएं थी, जो कि अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, नासिक और उज्जैन में थी।
अगला प्रश्न है शकों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वह था रुद्रदामन प्रथम। अगला प्रश्न है किस शक शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो यह करवाया था रुद्रदामन प्रथम ने, और यह ज्ञात होता है जूनागढ़ अभिलेख से। अगला प्रश्न है रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो यह लिखा गया है संस्कृत में, और यह विशुद्ध संस्कृत में जारी किया गया पहला लंबा अभिलेख है। अगला प्रश्न है विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? तो यह 57 ईसा पूर्व में हुई, और इसकी शुरुआत उज्जैन के स्थानीय राजा द्वारा शकों पर विजय के उपलक्ष्य में हुई। अगला प्रश्न है ईरानी मूल के कौन से शासक भारत आए थे? तो यह आए थे पार्थियन या पहलव। अगला प्रश्न है पार्थियन शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो वह था गोंडोफर्निस। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया था? तो यह पार्थियन शासक गोंडोफर्निस के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था कुजुल कटफिसेस। अगला प्रश्न है कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो वह था कनिष्क। अगला प्रश्न है कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की? तो इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, और यह किसने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है शक संवत वर्तमान में भारत सरकार का आधिकारिक संवत है? तो यह एकदम सत्य कथन है। अगला प्रश्न है कनिष्क की 2 राजधानियां कौन सी थी? तो इनमें थी पहली पुरुषपुर जो कि पेशावर है, यह पहली थी, और दूसरी थी मथुरा। अगला प्रश्न है कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित हुई? तो यह हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति, और इसका आयोजन हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। अगला प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो यह की थी वसुमित्र ने, और अश्वघोष इसके उप अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखाओं में विभाजित हुआ? तो यह हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। अगला प्रश्न है कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो यह महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है कनिष्क के दरबार में कौन कौन से प्रसिद्ध विद्वान थे? तो कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, ये बुद्ध चरित्र के लेखक हैं, नागार्जुन, यह माध्यमिक सूत्र के रचयिता हैं, चरक, इन्होंने चरक संहिता की रचना की, और वसुमित्र, ये सब कनिष्क के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे। अगला प्रश्न है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया? तो यह आरंभ करवाया था कनिष्क ने। अगला प्रश्न है किस वंश के शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए? तो यह जारी किए थे कुषाण शासकों ने। अगला प्रश्न है किस कुषाण शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कनिष्क को। अगला प्रश्न है कुषाणों द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर किस यूनानी देवता का चित्रण मिलता है? तो यह मिलता है हेराक्लीस, अपोलो और भारतीय देवताओं का भी, जैसे शिव का। अगला प्रश्न है मौर्योत्तर काल में किन 2 शैलियों का विकास हुआ? तो मौर्योत्तर काल में गांधार कला और मथुरा कला का विकास हुआ। अगला प्रश्न है किस कला शैली पर यूनानी हेलेनिस्टिक प्रभाव अधिक है? तो यह गांधार कला पर है, इसे इंडो ग्रीक कला भी कहते हैं। अगला प्रश्न है गांधार कला शैली का प्रमुख केंद्र क्या था? तो यह था गांधार, पेशावर के आसपास। अगला प्रश्न है गांधार कला में मूर्तियां बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया? तो गांधार कला में मूर्तियां बनाने के लिए नीले भूरे रंग के बलुआ पत्थर और बाद में मिट्टी का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है मथुरा कला शैली का प्रमुख केंद्र क्या था? तो मथुरा कला शैली का प्रमुख केंद्र मथुरा था। अगला प्रश्न है मथुरा कला में मूर्तियों के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग हुआ? तो मथुरा कला में मूर्तियों के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर सामग्री का प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न है किस कला शैली में बुद्ध की पहली मानव रूप प्रतिमाएं बनाई गई? तो यह बनाई गई थी मथुरा कला शैली में। हालांकि कुछ विद्वान गांधार को मानते हैं, पर भारतीय उत्पत्ति मथुरा में मानी जाती है। अगला प्रश्न है अमरावती कला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो यह आंध्र प्रदेश में हुआ, और यह कृष्णा और गोदावरी नदी घाटी के पास हुआ था। अगला प्रश्न है अमरावती कला शैली किस राजवंश के संरक्षण में विकसित हुई? तो यह सातवाहन राजवंश के संरक्षण में विकसित हुई। अगला प्रश्न है नागार्जुन कोंडा स्तूप किस काल से संबंधित है? तो यह सातवाहन काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो वह था मथुरा। अगला प्रश्न है इस काल में महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन से थे? तो इस काल में महत्वपूर्ण बंदरगाह थे भृगुकच या बडौच और अरिगामेडु। अगला प्रश्न है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक ग्रंथ किस विषय की जानकारी देता है? तो यह हिंद महासागर के व्यापार और मौर्योत्तर काल की बंदरगाहों की जानकारी देता है। अगला प्रश्न है इस काल में प्रमुख उद्योग कौन से थे? तो इस काल के प्रमुख उद्योग थे कपड़ा उद्योग या वस्त्र निर्माण उद्योग। अगला प्रश्न है व्यापारियों और कारीगरों के संगठनों को क्या कहा जाता था? तो इनको श्रेणी कहा जाता था।
अगला प्रश्न है श्रेणी का मुखिया क्या कहलाता था? तो श्रेणी का मुखिया श्रेष्ठी कहलाता था। अगला प्रश्न है मौर्योत्तर काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो मौर्योत्तर काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। और दोस्तों यह सिक्के कुषाण और बाद में गुप्त काल में भी प्रचलित हुए। अगला प्रश्न है भारत में रोम के साथ व्यापारिक संबंध किस काल में स्थापित हुए? तो दोस्तों यह स्थापित हुए थे मौर्योत्तर काल में। अगला प्रश्न है रोमन सिक्कों के भंडार भारत के किस भाग से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं दक्षिण भारत से। अगला प्रश्न है सातवाहन काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो यह थी ग्राम, जिसका प्रधान गौलमिक होता था। अगला प्रश्न है किस वंश के शासकों को राजा और क्षत्रप दोनों उपाधियां दी गई? तो यह दी गई थी शक वंश के शासकों को। अगला प्रश्न है चरिक संहिता जो चिकित्सा पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है किस काल में लिखा गया? तो यह कुषाण काल में लिखा गया और कनिष्क के दरबार में। अगला प्रश्न है मालाकार का क्या अर्थ था? तो मालाकार का अर्थ था माला बनाने वाले, यह एक प्रकार की श्रेणी थी। तो दोस्तों आज हमने मौर्योत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण 70+ प्रश्न देखे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।